हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर जो किया था वो था एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, यानी कि उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपना डोमिनेंस फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस तक बनाकर रखती है। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, इंडिपेंडेंस तक जो चैलेंजेस थे, इंडिपेंडेंस जब तक हमारे हाथ में नहीं आई थी तब तक जो चैलेंजेस थे वो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखे। ठीक है, अगर आपको वो चैप्टर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो पहले उस चैप्टर को जाके पढ़िए, क्योंकि ये सारे चैप्टर हम सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। तो आप सबको पता होगा प्लानिंग का मतलब क्या होता है। आप भी बहुत सारे प्लान्स बनाते हो, गोल्स बनाते हो, कि जैसे कि आज फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि आज मैं ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट करूँगा या करूँगी। तो ये क्या है, ये भी तो एक प्लानिंग ही है। तो इंडिया में भी ऐसे ही प्लानिंग चल रही थी। इंडिपेंडेंस से पहले भी प्लानिंग चली थी और इंडिपेंडेंस के बाद भी प्लानिंग चली थी। इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी सारे प्लान्स आए, जैसे कि एम विश्वेश्वरैया प्लान, प्लानिंग बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान। उसके बाद प्लानिंग कमीशन आया, और प्लानिंग कमीशन हमारा आता है 1950 में। 1950 में यानी कि तब तक हमें आज़ादी मिल चुकी थी, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो एक फेमस जो प्लान आया, दैट इज़ प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो लाया गया। ठीक है, इसी चीज़ के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में, नीति आयोग के बारे में, इनके क्या गोल्स थे, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब प्लानिंग की तो हर किसी को ज़रूरत होती है। हम भी तो प्लान्स बनाते हैं कि आज हमें ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है। तो उसी टाइप से इंडिया में भी लीडर्स के द्वारा प्लान्स बनाए जा रहे थे कि अगर हमें इंडिया में डेवलपमेंट चाहिए तो हमें कुछ ये गोल्स को अचीव करना है, और इन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान्स लाए गए थे। और अगर प्लानिंग कमीशन की बात करें तो प्लानिंग कमीशन जो है वो बहुत सारे प्लान्स लेकर आता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, यानी कि 5 ईयर्स के इनके प्लान्स होते हैं, और ऐसे कर करके बहुत सारे प्लान्स आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको 2 ही प्लान्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे का जो चैप्टर है वो कट है, तो फटाफट से इसको पढ़ते हैं। द नीड फॉर प्लान्ड डेवलपमेंट, यानी कि अब ज़रूरत क्यों पड़ी प्लानिंग की। ठीक है, इंडिया में ऐसी क्या चीज़ें थी, क्या चैलेंजेस थे जिनकी वजह से जो है हमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। पोस्ट 1947 चैलेंज, इंडिपेंडेंस से पहले के चैलेंजेस हमने देख लिए थे, बट इंडिपेंडेंस के बाद क्या चैलेंजेस थे वो देखते हैं। क्रिपल्ड इकोनॉमी, यानी कि 2 सेंचुरीज तक जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हमारा हुआ, हमारे इंडियन लोगों का हुआ। ठीक है, जिस प्रकार से इंडिया को कॉलोनी बना लिया गया था, तो उससे क्या हुआ, हमारा जो एग्रीकल्चरल एरिया था, एग्रीकल्चर जो था वो स्टेगनेंट यानी कि रुक गया, और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो था ही नहीं। मतलब इंडस्ट्रीज तो इंडिया में ना के बराबर ही थी, और इंडियन एग्रीकल्चर जो था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चर के ऊपर, वो भी स्टेगनेट हो चुका था। सेवर डेप्रीवेशन, यानी कि इतनी ज़्यादा पॉवर्टी, इतनी ज़्यादा इलिटरेसी और लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट था, जिसकी वजह से ज़रूरत थी कि हम कुछ वेलफेयर इंटरवेंशंस करें, यानी कि गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर मेजर्स लेकर आए। ठीक है, पब्लिक एक्सपेक्टेशन, यानी कि लोग जो है वो भी, जो लीडर्स थे उनसे यही उम्मीद कर रहे थे कि वो कुछ जो है वेलफेयर के लिए, हमारे वेलफेयर के लिए काम करें। ठीक है, वाई चूज प्लानिंग, प्लानिंग को ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि कंसेंसस ऑन ग्रोथ, यानी कि क्लियर एग्रीमेंट बन चुका था कि डेवलपमेंट जो है उसको हम प्राइवेट मार्केट फोर्सेस पर नहीं छोड़ सकते हैं। इवन प्राइवेट जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो उस टाइम पर जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, ज़्यादा तो थी नहीं बट जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने खुद से बोला कि अब गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा। अब देखो, प्राइवेट वाले खुद से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को अब स्टेप लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट को क्यों स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या, प्राइवेट प्लेयर्स भी क्या कह रहे थे कि गवर्नमेंट को अब स्टेप आउट लेना पड़ेगा ताकि वेलफेयर मेजर्स लाए जा सके। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट जो है उसको स्टेप इन लेना पड़ेगा एज दी चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ताकि क्या लाया जा सके, सोशल जस्टिस। बॉम्बे प्लान, अब यही वो प्लान था 1944 का जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, इवन टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, और वो एक जॉइंट प्रपोजल रखते हैं और बोलते हैं कि अब यहाँ पर स्टेट के द्वारा चलाया गया हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि ये लोग खुद से कह रहे हैं कि अब स्टेट जो है उसको स्टेप इन करना पड़ेगा ताकि जो हैवी इन्वेस्टमेंट्स है वो स्टेट कर सके, यानी कि गवर्नमेंट कर सके।
मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें हम देख रहे हैं कि उस टाइम पे कौन कौन से मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास अवेलेबल थे और हमने कौन सा अपनाया। कैपिटलिस्ट मॉडल था, ठीक है, इसके ऊपर इतना ज़्यादा क्वेश्चन वैसे आता नहीं है। 2 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मॉडल में क्या डिफरेंस है, इस तरीके से। तो कैपिटलिस्ट मॉडल की बात करेंगे तो जहाँ पर प्राइवेट ऑनरशिप होती है प्रॉपर्टी की, इससे क्या होता है, वैसे तो बहुत एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है, लेकिन ये जो है वेल्थ का कंसंट्रेशन कुछ अमीर लोगों के हाथों में ही हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वेलफेयर मेजर्स नहीं हो पाते हैं। सोशलिस्ट मॉडल जो वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, सोशल इक्वालिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, और इसमें ज़्यादातर जो है स्टेट कंट्रोल होता है। ये प्राइवेट कंट्रोल, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका कंट्रोल कैपिटलिस्ट मॉडल पर होता है और सोशलिस्ट मॉडल पर स्टेट का कंट्रोल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये कैपिटलिस्ट मॉडल, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, उसमें भी हमने देखा था कि यूएस के द्वारा चलाया गया जो मॉडल था दैट इज कैपिटलिस्ट मॉडल, एंड सोवियत यूनियन के द्वारा यानी कि यूएसएसआर के द्वारा जो चलाया गया मॉडल था दैट वाज सोशलिस्ट मॉडल। तो दोनों ही अपनी आइडियोलॉजीज को जो है फैलाना चाहते थे, हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। तो यूएस एंड सोवियत यूनियन और बाकी भी कुछ और एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे इंडिया में सीपीआई, इंडियन सोशलिस्ट लीडर्स, ये सारे सोशलिस्ट मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। और अब गांधीयन मॉडल भी था उस टाइम पे। गांधीयन मॉडल जो है वो बेसिकली विलेज इकोनॉमिक्स को डिसेंट्रलाइजेशन विलेज इकोनॉमिक्स का करने की बात करता है। क्यों डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो विलेज इकोनॉमीज है उनमें पावर को डिवाइड कर दिया गया है कॉटेज इंडस्ट्रीज में, एंड मॉरल सेल्फ रिलायंस, इन सारी चीज़ों की बात करता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की बात करता है, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, उनको बढ़ाने की बात करता है, उनको प्रमोट करता है। इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एंड हाई लोकल एम्प्लॉयमेंट, रूरल वेलफेयर, ये इसके बेनिफिट्स हैं। और इसके लिमिटेशंस क्या है, स्लोअर स्केल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें बहुत स्लो होगा। जेसी कुमारप्पा ट्रेडिशनल रूरल एक्टिविस्ट जो थे वो इसको सपोर्ट करते हैं। और इंडिया ने कौन सा अपनाया था, ये आपको याद रखना है कि इंडिया ने जो मॉडल अपनाया था दैट वाज मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है। इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया था जिसमें कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों के कुछ कुछ जो है बेनिफिट्स उसमें इंक्लूड थे, दोनों के प्रिंसिपल्स उसमें इंक्लूड थे, जैसे कि प्राइवेट ऑनरशिप भी रखी और स्टेट के द्वारा स्टेट लेड जो ऑनरशिप है वो भी इसमें रखी गई। लेकिन थोड़ा सा इंडिया जो है वो सोशलिस्ट मॉडल की तरफ टिल्टेड था, बट वैसे क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी को ये फॉलो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की, जो मैंने आपको बताया कि प्लानिंग कमीशन, अब इंडिया को फील हुआ कि भाई प्लान करने की तो ज़रूरत है, यानी कि कुछ गोल्स बनाने की ज़रूरत है इंडिया में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया ने फेस किए, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी, तो एक प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया गया। प्लानिंग कमीशन को 1950 में फॉर्म किया गया, मार्च 1950 में एक सिंपल कैबिनेट रेजोल्यूशन हुआ, ठीक है। और इसको एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया विद द प्राइम मिनिस्टर एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ये आपको याद रखना है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, प्लानिंग कमीशन का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है प्लानिंग कमीशन के बारे में। प्लानिंग कमीशन के बारे में ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि प्लानिंग कमीशन होगा, बल्कि एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसको बस ऐसे ही बना दिया गया क्योंकि इंडिया के गोल्स को पूरा करना था, ठीक है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। कोर मैंडेट, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग इंडियाज़ मटेरियल, इंडियाज़ कैपिटल रिसोर्सेज, यानी कि ये जो प्लानिंग कमीशन है वो इंडिया के जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो भी कैपिटल है और जो ये सारी चीज़ें जो उसको एसेस करता है, ताकि क्या कर सके, इफेक्टिव प्लान्स लाए जा सके फॉर देयर बैलेंस्ड यूटिलाइजेशन, ताकि अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके। क्रिटिसिज्म क्या है कि एक सुपर कैबिनेट बन गई जिसने फेडरल इंस्टीट्यूशंस को बाईपास किया, सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल पावर एंड इम्पोज यूनिफॉर्म पॉलिसीज विदाउट लोकल इनपुट्स, ठीक है, यानी कि इसने जो है जो हर जगह पे यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ वो लगा दी। मतलब देखो अगर हम बात करें ये इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में बहुत सारी अलग अलग स्टेट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट क्या है, अलग हैं। तो इसने क्या किया, पूरे इंडिया पे सेम पॉलिसीज़ जो हैं वो अप्लाई कर दी, जो कि एक तरीके से देखिए तो सही नहीं था। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है प्लानिंग कमीशन के, वैसे पूछे नहीं जाते हैं, बट अगर आपसे प्लानिंग कमीशन के बारे में पूछा जाए तो आप इसका स्ट्रक्चर, कोर मैंडेट एंड मेजर क्रिटिसिज्म ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो प्लानिंग कमीशन तो आ गया 1950 में, प्लानिंग कमीशन बन गया। प्लानिंग कमीशन कुछ गोल्स भी तो लेकर आएगा ना, तो ऐसे ही कर करके प्लानिंग कमीशन जो है वो 5 ईयर प्लान्स लेकर आया। टोटल इसके कितने प्लान्स थे,
12 5 ईयर प्लान्स, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 12 प्लान्स आए थे, और इसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान्स की बात करेंगे। तो पहला जो 5 ईयर प्लान आया, जैसे कि 1950 में प्लानिंग कमीशन को फॉर्म किया गया, तो 1950 में वन में ही जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो आ गया 1951 से 56 तक, जिसमें फोकस किस चीज़ पर किया जा रहा था, फोकस जो था हमारा वो किस चीज़ पे था, हेस्टिंग स्लोली, यानी कि रन तो करना है बट धीरे धीरे, ठीक है, मतलब आगे तो बढ़ना है बट तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। तो एग्रेरियन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन, यानी कि फर्स्ट वाला जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। इसको के.एन. राज के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था, जिन्होंने बोला कि इंडिया जो है उसको स्लोली स्लोली प्रोसीड करना चाहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। अब आप खुद ही बताओ कि ऐसा तो अगर मान लो आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उस सब्जेक्ट को एक ही दिन में सब कुछ ग्रैब कर लोगे, ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो ऐसे ही इंडिया को भी टाइम चाहिए था उसके चैलेंजेस के साथ कोप अप करने के लिए और गोल्स को पूरा करने के लिए। तो इस वजह से के.एन. राज जो है उन्होंने बोला कि इंडिया जो है उसको स्लोली प्रोसीड करना होगा, ताकि डेमोक्रेसी डिस्टेबलाइज ना हो, यानी कि डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया से ख़त्म ना हो। की प्रायोरिटीज़ इसमें किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया, एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर फोकस किया गया। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की गई किसमें, बड़े बड़े डैम्स बनाने के लिए, इरिगेशन डैम्स, ठीक है, जैसे कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ये इसका एग्जाम्पल है। लैंड रिफॉर्म्स किए गए, लैंड रिफॉर्म्स यानी कि कुछ ऐसे चेंजेस किए गए लैंड्स में, जैसे कि कॉन्सोलिडेटेड लैंड जो है वो शैटर्ड थी बहुत ज़्यादा, यानी कि कुछ लैंड इधर पड़ी हुई थी, कुछ इधर पड़ी हुई थी, ठीक है, मतलब मान लो ये ए पर्सन की, वेट, जैसे ये लैंड जो है वो ए पर्सन की है और इसी के साथ में जो लैंड है वो बी पर्सन की है, तो कंसोलिडेशन किया गया, यानी कि ये पूरी लैंड जो है वो एक को दे दी गई और इस उसके बदले में इसको कोई दूसरी ऐसे लैंड दे दी गई, तो लैंड का कंसोलिडेशन कर दिया गया। जो ज़मींदारी सिस्टम है उसको एबॉलिश किया गया, यानी कि जो इंटरमीडिएरी सिस्टम है जिसमें बीच में ज़मींदार होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉटेशन करता था फार्मर्स का, उसको यहाँ से एलिमिनेट किया गया। अब यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, इसको फर्स्ट को फार्मिंग के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान फार्मिंग, यानी कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था किस चीज़ के ऊपर, फार्मिंग, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है, फूड सिक्योरिटी के ऊपर। अब बात करते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान की। सेकंड 5 ईयर प्लान जो है वो कब आया, देखो फर्स्ट वाला कब आया था, 51 से, ठीक है, 5 सालों के लिए, यानी कि कब तक आया था, 56 तक आया था। अब सेकंड वाला जो प्लान है वो 56 से 61 तक आया, ठीक है, 56 से 61 तक आया, जहाँ पे अब सेकंड 5 ईयर प्लान के जो आर्किटेक्ट थे वो थे पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस। सो ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया, हैवी इंडस्ट्री स्ट्रैटेजी, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया। और महालनोबिस की गाइडेंस में जो स्टेट है उसने स्टील को, केमिकल्स को, मशीनरी को प्रायोरिटाइज किया। अब यहाँ पे प्रोटेक्शनिस्ट स्टेंस लिया गया। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए फॉरेन इंपोर्ट्स के ऊपर, ताकि डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब जैसे कि कोई भी चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने कोई भी गुड्स है, ठीक है, कोई भी सामान है, उसको आपने क्या किया, बाहर से इंडिया में मंगाया है। अब ये जो सामान आपने बाहर से इंडिया में मंगाया है, तो बाहर क्योंकि ज़्यादा उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ बनी हुई थी और इंडिया में इतनी इंडस्ट्रीज़ थी नहीं, तो जो भी फैक्ट्रीज़ में बनने वाला जो सामान है वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, ठीक है, तो इंडिया में वो सस्ते दामों पर बिकता था। तो इससे क्या होता था, जो यहाँ पर जो कंपनीज़ है, यहाँ पर जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज़ हैं, उनको सफ़र करना पड़ रहा था, क्योंकि इनका सामान बहुत महंगा होता था और यहाँ पर इंडिया का सामान बिकता नहीं था इंडिया में ही। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए, जैसे यहाँ से सामान आया इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए, मान लो 10% टैक्स लगाया गया, तो ये सामान महंगा हो गया, जिस वजह से लोग जो है वो यहाँ से यहाँ पर मूव करने लगे, ठीक है। अब द कोर कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या था, इससे क्या हुआ, डिबेट हुआ। थिंकर्स बोलने लगे कि एग्रीकल्चर को बहुत नेग्लेक्ट किया गया है, मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान में लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया इसको, ये कहकर कि सेकंड 5 ईयर प्लान तो सिर्फ इंडस्ट्रीज पर फोकस करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस नहीं करता, फूड सिक्योरिटी का यहाँ पर रिस्क बढ़ जा रहा है। अब ऐसे ही करके थर्ड 5 ईयर प्लान भी आया था, वैसे आपको पढ़ना नहीं है बट फिर भी मैं नॉलेज के लिए आपको बता देती हूँ कि थर्ड 5 ईयर प्लान जो आया था, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 तक हुआ था, और इस टाइम पीरियड में वॉर हो चुकी थी, वॉर हो गई थी 1962 के टाइम पीरियड में चाइना के साथ।
2 वॉर्स हुई थी 1962 में, 1965 में, जिसकी वजह से थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो एक फेलियर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स, सूखा पड़ रहा था, ठीक है, और बाहर से यूएसए से बाहर से हमें फूड को, वीट को इंपोर्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाई। ऐसे करके फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था 69 से 74 तक का। लेकिन उससे पहले थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद प्लान हॉलीडे आया, ठीक है। प्लान हॉलीडे का मतलब क्या है, क्योंकि वॉर्स हो गई थी, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई नहीं थी, तो एक एक साल के 3 प्लान्स यहाँ पर आए। 1966 में आया, 1967 में आया, ठीक है। मतलब 66, 67, 68 एंड 69, ऐसे करके यहाँ पर प्लान हॉलीडे जो है इस टाइम पीरियड को 66 से लेके 69 तक के टाइम पीरियड को प्लान हॉलीडे बोला जाता है, जिसमें 3 साल के एनुअल प्लान्स आए थे, 67, 68 एंड 69। ये 3 साल के एनुअल प्लान्स यहाँ पर आए थे, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके फोर्थ, 5, 5th और 12, टोटल 12 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो आए। बट मेजर आपका फोकस होना चाहिए सेकेंड 5 ईयर प्लान एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान के ऊपर। अब यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें जानने की ज़रूरत है, जैसे कि लेफ़्ट वर्सेस राइट इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। ये जो चीज़ है वो बहुत बार आएगी, आगे भी आपकी बुक में ऐसे लिखा जा सकता है कि ये वाली पार्टी तो लेफ्टिस्ट पार्टी थी, ये वाली पार्टी तो राइटिस्ट पार्टी थी। तो इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेफ़्ट आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो कि पुअर के ऊपर, वर्किंग क्लास के ऊपर, मार्जिनलाइज सेक्शंस के ऊपर फोकस करती है। यहाँ पर स्टेट का ज़्यादा रेगुलेशन होता है, नेशनलाइजेशन हो जाता है इंडस्ट्रीज़ का, सेंट्रल प्लानिंग होता है, यानी कि यहाँ पर मेजर जो है वो कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर इंक्लूड होती है। और इंडियन पॉलिटिक्स में जो सीपीआई थी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एंड कुछ सोशलिस्ट फैक्शंस का मतलब एक अलग जो ग्रुप बन गया, जो गुट बन गया अलग से, तो वो, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकली कम्युनिस्ट पार्टी और इनके द्वारा रिप्रेजेंट की जा रही थी। राइटिस्ट आइडियोलॉजी की बात करें, जो कि मार्केट लेड कॉम्पिटिशन, यानी कि ये एक तरीके से कैपिटलिस्ट और ये एक तरीके से सोशलिस्ट। तो राइट आइडियोलॉजी जो मार्केट लेड कंपटीशन, फ्री ट्रेड और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस कर रही थी, जो कह रही थी कि गवर्नमेंट का बहुत कम रोल होना चाहिए और बिजनेस का जो है डीरेगुलेशन होना चाहिए। डीरेगुलेशन मतलब बिजनेस के अंदर कम से कम इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए गवर्नमेंट की। और इसको स्वतंत्र पार्टी के द्वारा, जो कि सी राजगोपालचारी ने फाउंड की थी, ठीक है, वो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग। अब नीति आयोग कब आया? नीति आयोग को फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, ठीक है। और क्यों फॉर्म किया गया था? क्योंकि प्लानिंग कमीशन में बहुत सारी कमियां हमें देखने को मिली, ठीक है। जैसे कि प्लानिंग कमीशन पहले तो पुराना कमीशन था ये, और ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो कर रहा था, यानी कि देखो सेंटर में यहाँ पर कोई प्लानिंग कमीशन के जो है लोग बैठे हुए, मेंबर्स बैठे हुए, और वो यहाँ से जो है फोकस कर रहे हैं स्टेट्स के ऊपर, यानी कि वो सेंटर से देख रहे हैं, वो स्टेट्स की इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को नहीं देख रहे, वो स्टेट्स को इंडिविजुअली नहीं देख रहे, बल्कि वो सेंटर से बैठ के सारी स्टेट्स के ऊपर सेम पॉलिसीज को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन नीति आयोग जो है बॉटम अप अप्रोच लेकर आता है, जिसमें वो ग्राउंड लेवल से प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है और तब सबके लिए अलग अलग प्लान्स जो हैं वो लेकर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो शिफ्ट हुआ है टू एम्पावर स्टेट का पार्टिसिपेशन, स्टेट के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग की तरफ शिफ्ट हुआ। सेकेंड आ जाता है फाइनेंशियल पावर्स, यानी कि अगर हम देखें तो इसके पास अथॉरिटी थी एलोकेशन करने की, बजटरी फंड्स को एलोकेट करने के लिए यूनियन और स्टेट मिनिस्ट्रीज को, यानी कि प्लानिंग कमीशन के पास पूरी अथॉरिटी थी कि वो फंड्स को एलोकेट कर सकता है। बट नीति आयोग को ये वाली पावर नहीं दे रखी थी। नीति आयोग एक प्रकार से एडवाइजरी थिंक टैंक था, जिसमें जो फाइनेंशियल पावर्स थी वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ही थी, और नीति आयोग जो है एडवाइजरी थिंक टैंक था, यानी कि वो सिर्फ क्या देता है, एडवाइस देता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ, प्रिवेंट्स पॉलिसी बाइस बेस्ड ऑन फेडरल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इस प्रकार से किसी भी प्रकार का जो है बाइसनेस नहीं होगी। तीसरा आ जाता है इसके स्ट्रक्चर एंड मेंबर्स के बारे में, तो इसमें फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जिसमें स्टेट कैबिनेट्स की लिमिटेड प्रेजेंस होती है। नीति आयोग की बात करें तो गवर्निंग काउंसिल्स होते हैं, जिसमें जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं वो सारे हैं। और यहाँ पे एक कलेक्टिव टीम इंडिया का जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे नीति आयोग से प्लानिंग कमीशन से जब नीति आयोग में शिफ्ट हुआ, तो एक टीम इंडिया की स्पिरिट जो है वो बनती है।
अब यहाँ पे बात आती है एक टर्निंग पॉइंट ग्रीन रेवोल्यूशन की। मैंने आपको क्या बताया कि 1966 से 1961 से लेके 1966 में कौन सा प्लान आया था, थर्ड 5 ईयर प्लान। लेकिन ये एक प्रकार से हमारे लिए फेलियर रहा। बट यहाँ पे जो मेजर चीज़ थी वो क्या थी कि यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1966 के अंदर, फ्रॉम फूड डेफिशिएंट टू सेल्फ सफिशिएंसी। यानी कि मिड 1960s के दौरान बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स और एक्सटर्नल वॉर्स होने लगी थी इंडिया में, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस हो गए। और हमारा जो इंडिया है वो व्हीट इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड हो गया। यूएस से वो व्हीट को इंपोर्ट करता था PL 480 प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, ये बस एक प्रोग्राम का नाम है। तो यहाँ पे एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फूड सोवर्निटी को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यानी कि HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस करती है, मॉडर्न इरिगेशन लेकर आती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये लेकर आती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि एक जो फार्मर्स हैं उनके लिए मिनिमम प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया जाता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल कि 20, ठीक है कुछ भी एग्जाम्पल है ये सिर्फ, कि मान लो 20 रुपीज़ फिक्स कर दिया, तो 20 से नीचे कोई भी फार्मर से 20 से नीचे के दाम में कुछ खरीद ही नहीं सकता है। ठीक है, व्हीट खरीद ही नहीं सकता। इस प्रकार से जो है MSP को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, फोकसिंग हेविली ऑन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। इससे क्या हुआ, मीडियम साइज्ड प्रॉस्परस फार्मर्स जो हैं उनका क्रिएशन हुआ, कि मीडियम साइज्ड फार्मर्स जो है वो यहाँ पर क्रिएट हुए, और एग्रेरियन वोटिंग डायनामिक्स यानी कि अब एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो रहा था, ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था। अब हम इस चार्ट की बात करते हैं। तो 1950 में क्या हुआ, प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। ठीक है, इसके बारे में हमने बात की। 1951 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया, 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान आया, जो कि PC महालनोबिस के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें हैवी इंडस्ट्रीज पर फोकस किया गया। 1951 में एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया, और 2015 में प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व हो गया, और यहाँ पर नीति आयोग से इसको शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, यहीं पर ये चैप्टर हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही चैप्टर्स की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर भी करें। थैंक यू।